Hello everyone, welcome to Apple Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where the coverage of the news would be from two leading newspaper, that is the Hindu and Indian Express, right? दोनों न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसकी जो थीम है, जो टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द टुडे टॉपिक लिस्ट। टुडे इज़ 9th of June। फर्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, दूसरा है न्यूजीलैंड फ्री ऑफ कोविड-19, थर्ड इज़ फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग मानसून एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस की क्या ज़रूरत है लोकल गवर्नेंस को लेकर के, उसके बारे में बातें हैं। एंड मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज ड्यूरिंग द पेंडेमिक, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस विल डिस्कस द MCQs, जो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करूँगा और कल के जो MCQs थे उससे एक्सप्लेनेशन भी आज बताऊँगा। और आगे बढ़ने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑन द एप्टी प्लस अकेडमी और चैनल को लाइक भी कर लें ताकि कोई भी जो नोटिफिकेशंस आए, कोई भी वीडियोस अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। ये आपको आज के हिंदी में मिल जाएगी। जो टाइटल है दैट इज़ इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट 3.2% इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसके बारे में जिक्र है। और ये जो आर्टिकल है, ये जो न्यूज़ की जो थीम है वो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसकी जो रिपोर्ट आई है अभी 2020, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स है वो रिलीज़ कौन करती है। तो यहाँ पे एक सवाल आपका यहाँ क्लियर हो गया कि ये रिलीज़ करती है वर्ल्ड बैंक। अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो पूरी इंडियन इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो परसेंटेज जो प्रोजेक्ट की गई है दैट इज़ 3.2% इन द फाइनेंशियल ईयर, राइट। और कोविड-19 के ये सारी चीज़ें, कोविड-19 की पेंडेमिक की जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई उस वजह से जो ग्रोथ रेट है वो 3.2% के आसपास होगी। कोविड-19 से पहले इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो समवेयर क्लोज टू 7% के आसपास थी। और जो डाउन क्वार्टर्स, अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे हमने कहीं ना कहीं आसपास 5-6 पॉइंट के आसपास ग्रोथ रेट देखी थी, राइट। 6 के आसपास ग्रोथ रेट थी ना। अगर बात करें वर्ल्ड इकनॉमी की तो यहाँ पे भी बहुत डीपेस्ट रिसेशन देखने को मिली है। ये प्रोजेक्शन किया गया है कि जो वर्ल्ड वार 2 थी उसके बाद इस तरह का पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इतना ज़्यादा इकनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की है और ग्लोबल रिसेशन के तौर पे 5.2% के आसपास इस ईयर में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और जो इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जिसे इकोनॉमिक मार्केट ऑन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ भी कहते हैं, EMDEs कहते हैं, तो दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 2.5% के आसपास ये चीज़ें गिरेगी। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द एडवांस्ड इकोनॉमीज इज फोरकास्टेड टू श्रिंक बाय 7%। तो जो हमारी इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, जो EMDEs हैं, उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 2.5% के आसपास है, इतनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और जो ग्लोबल इकोनॉमी है वहाँ पे 7% के आसपास श्रिंक करेगी, राइट। ना अगर बात करें इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन की तो इंडिया ग्रोथ इज एस्टिमेटेड टू हैव स्लोड टू 4.2% अभी फाइनेंशियल ईयर 1920 में। और जो आउटपुट एक्सपेक्टेड है दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 3.2%, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। नाउ इंडिया इज फोरकास्टेड टू सी सम रिकवरी, अगले साल तक कुछ रिकवरी होने की बेसिकली देयर बीन प्रोजेक्शन दैट कुछ और इम्प्रूव हो, बट सब्सटैंशियली जो ग्रोथ होगी दैट विल क्लोज टू 3.1%। And the impact of the pandemic, the restriction on the activity will largely flow in this year despite the physical monetary stimulus, right? क्योंकि जितने भी monetary stimulus भी दिए गए सरकार की तरफ से, आत्मनिर्भर पैकेज आई है, उसके अलावे भी अभी जो बेसिकली जो ग्रोथ रेट है वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगी। और इसमें बेसिकली जो प्रोजेक्शन की गई है कि हर साल 1% का ही ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा या इससे कम ही रहेगा, राइट। ना अगर सेक्टर की बात करें, जो सेक्टर इम्पैक्ट हुई है, तो कंट्रीज़ जैसे बेसिकली जो ग्लोबल ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। जो टूरिज़्म है हमारी वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। एंड एक्सटर्नल फिनेंसिंग, जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, जो हमारी FDIs है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। इवन द कमोडिटी एक्सपोर्ट हैज़ इम्पैक्टेड। तो ये सारी चीज़ें जो ये 4 चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा हिट हुई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद द ग्लोबल ग्रोथ है दैट इज़ सेट टू रिबाउंड एट 4.2%, राइट। इसका जो बात करें जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 4.2% के आसपास रहेगी 2021 तक। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो इकोनॉमी है, जो ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक बाय दिस ईयर विल क्लोज टू 8% फॉलोड बाय द वीक रिकवरी। और हर साल के आसपास 1% की ग्रोथ होगी
जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, एंड इवन द डेवलपिंग इकोनॉमीज विल ग्रो एटलीस्ट क्लोज टू 1% एवरी ईयर, राइट. सो अभी अगर इंडिया की 3.2 के आसपास है, दिस इज प्रोजेक्टेड फॉर 2020, तो ये आगे बढ़ के 2021 में या 2022 में विल ग्रो समवेयर क्लोज टू 4.2, और ऐसी ग्रेजुअली 1% का इंक्रीजमेंट देखा जाएगा. नाउ द अदर टॉपिक दैट इज़ न्यूजीलैंड फ्री ऑफ कोविड-19. अभी तक जितने जगह में इन्फेक्शंस थी, तो न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पूरी तरह से कोरोना वायरस ख़त्म हो चुकी है. सो इससे से रिलेटेड एक न्यूज़ है. बेसिकली न्यूजीलैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिटर्न टू द प्री पेंडेमिक नॉर्मैलिटी. और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है जैकिंडा आर्डर्न, उन्होंने कहा है, उन्होंने सिटीजन को थैंक किया कि जो रिस्ट्रिक्शन के 75 डेज़ के बाद भी जो सारी चीज़ें काफ़ी रूल वाइड रेगुलेटरी मेथड से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया, एंड सिटीजन हैव कोऑपरेटेड अलॉट. तो न्यूजीलैंड ने इसको जो अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको पूरी तरह से लिफ्ट कर लिया है. वहाँ जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ है, जो भी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस थे, उन सारी चीज़ों को हटा दी गई है एक्सेप्ट द बॉर्डर कंट्रोल. तो जो बॉर्डर सील है, जो कंट्रीज अराउंड न्यूजीलैंड है, वहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल अभी भी वहाँ पे बेसिकली एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स वो चीज़ें वैसी रहेंगी. और जो मिसेस एंड्रन है, उनके मुताबिक बेसिकली सी हैज़ बीन गिवन अ प्रेज, पूरे विश्व भर में सी हैज़ बीन गिवन प्रेज कि उनकी लीडरशिप में काफ़ी अच्छा काम किया, एंड सी वॉज एबल टू ओवरकम द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19, राइट. नाउ व्हाट वेर अलाउड, बेसिकली जो पब्लिक और प्राइवेट इवेंट्स हैं उनको अलाउ किया गया है. द रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज वेर अलाउड इन दिस. तो इन दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा हुआ. एंड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेर अलाउड टू रिज्यूम विदाउट द डिस्टेंसिंग रूल इन प्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. सो जितने भी यहाँ पे बेसिकली और भी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कोविड-19 है, अगर इंडिया की बात करें तो स्टिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ओपन नहीं की गई, बिकॉज देयर इज अ चांसेस कि और इन्फेक्शन फैल सकती है. बट न्यूजीलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी अलाउ कर दिया गया है. नाउ एलिमिनेटिंग द वायरस की अगर बात करें, किस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को ओवरटेक किया, तो न्यूजीलैंड में मिलियंस ऑफ पीपल थे जो कि इन्फेक्टेड थे पेंडेमिक से. और भी जैसे अगर कंट्रीज़ की बात करें, ब्राज़ील है, ब्रिटेन है, इवन इंडिया और यूनाइटेड स्टेट, दे आर स्टिल ग्रैपलिंग विद द स्प्रेड ऑफ द वायरस. अभी भी यहाँ पे नॉर्मैलिटी नहीं देखी गई है, और जो कर्व है कोविड-19 का वो बढ़ता ही दिख रहा है यहाँ पे. स्टिल देयर इज नो फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, फाइन. और न्यूजीलैंड हैज़ बिन रिपोर्टेड इनिशियली 1054 इन्फेक्शन के साथ, जहाँ पे शुरुआत में 22 डेथ हुई थी. दिस इज समवेयर क्लोज टू फरवरी. और उसके बाद इन्फेक्शन वहाँ बढ़ी, बट देयर वर नो न्यू इन्फेक्शन फॉर पास्ट 7 days, एंड अंटिल मंडे सिर्फ एक केस वहाँ पे रिपोर्ट की गई है इन अ वीक, राइट. सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. ऑलमोस्ट दे हैव क्योर्ड, नो ऑफ द न्यू पेशेंट इज बी कमिंग. और जहाँ तक एलिमिनेशन की बात की जाए, वहाँ पे जो चीज़ें इंप्लीमेंट की गई थी, जो लॉकडाउन था, दैट कंटिन्यूड फॉर 75 days, राइट. नाउ अपने अलग टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग द मानसून. दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ बेसिकली जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 3, दोनों में ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है. सो सबसे पहले सेंटर को ये ज़रूरत है कि किस तरह से जो एडिशनल फूड ग्रेन्स हैं, जो पुअरर स्टेट हैं जहाँ पे पीडीएस का कवरेज काफ़ी कम है, वो बढ़ाया जाए. ये इसलिए क्योंकि आने वाले मानसून में प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है. Averting hunger during the monsoon will call for the bold security and measures, right. तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जो मानसून से पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएं, क्योंकि मानसून के बाद लोगों का घर से निकलना मुश्किल होगा, और जो लोग वापस फंस जाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसी होती है कि पीपल आर स्टक डाउन इन द पर्टिकुलर एरिया, कई जगह पे बाढ़ का खतरा होता है. सो दिस इज़ द टाइम कि दे शुड हैव द सरप्लस ऑफ फूड स्टॉक्स, राइट. और जो मानसून है दैट वुड एडवांस, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंसिडर व्हाट कैन बी डन एंड प्रिवेंट द हंगर ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन. और ये हार्डेस्ट टाइम है जहाँ पे जो पुअर फैमिलीज हैं, द लार्ज पार्ट ऑफ द रूरल इंडिया आर नॉट गेटिंग द एडिक्वेट फूड और द पीडीएस सपोर्ट. सो मानसून इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड, बट अगर खरीफ हार्वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सीज़न निकल चुकी है. ना द मानसून, मिलियन ऑफ पीपल हु फाइंड इट हार्ड टू गोइंग, क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरी तरह से राशन कार्ड नहीं है, एंड दे डू नॉट हैव द प्रॉपर एक्सेस टू द पीडीएस शॉप्स. तो उस चैलेंजेस को भी कैसे हैंडल करना है, दिस वुड बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ना अगर बात करें नरेगा की, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल है, जो लोग एम्प्लॉयड है, दैट रिमेन एक्सपोज टू द फूड इनसिक्योरिटी, क्योंकि जो बेसिकली जो पेंशंस हैं, जो इन लोगों को जो बेनिफिट्स दी जानी है, वो अभी भी इनको मुहैया नहीं कराई गई है, और जो अमाउंट है वो काफ़ी पेंडिंग है.
और अगर बात करें पीडीएस की, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, दैट हैज़ प्रोटेक्टेड बल्क ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम द हंगर। और सरकार ने इससे पहले जो आत्मनिर्भर पैकेज लाया उसमें कहा था कि जो डबलिंग ऑफ फूड राशन है वो की जाएगी। बेसिकली 3 kg के अलावे 6 kgs के आसपास राइस देने की बात की गई है। बट एट द सेम टाइम दिस इज़ समथिंग विच वुड नॉट बी एडिक्वेट। तो बात की गई है उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी देयर इज़ नो राशन कार्ड विद देम। सो इन लोगों को कैसे बेनिफिट दी जाएगी सरकार की तरफ से? क्या आधार कार्ड के थ्रू इनको मिलेगा या फिर कोई और दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ से मिलेगा? दिस वुड बी अगेन अ सीरियस कंसर्न विच ऑल स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू नोट। एंड एज ऑफ नाउ जितने भी राशन कार्ड इशू किए गए हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, दैट वुड लीव 500 million पीपल एंड मेजॉरिटी ऑफ whom with no ration card, and some of them have a specific ration card or without any food grain entitlement, right? Now what government should do and what it must do कि देखो ये ज़रूरी है अर्जेंटली कि एडिशनल जो फूड ग्रेन है वो एलोकेट किए जाए पुअरेस्ट ऑफ द स्टेट्स को। और जो स्टेट्स हैं उनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है दैट इज़ लाइकली टू बियर द डिसप्रपोर्शनेट बर्डन ऑन द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस, राइट? जो पुअर स्टेट हैं उनको अभी भी कोविड-19 का जो सीरियस हिट है उससे भी अभी और ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट हो सकते हैं क्योंकि क्राइसिस इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो दे कैन हैव मोर वनरेबल सिचुएशन। और प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो हेल्थ सिस्टम इज़ द पुअरेस्ट इन द स्टेट एंड दैट इज़ अबाइसमल। बहुत सारे स्टेट हैं, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में अभी भी पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी नहीं है। तो यूनिवर्सलाइजेशन करने की ज़रूरत है पीडीएस की इन पुअर स्टेट में, सो दैट कि जो बेस लाइन कवरेज है वो हो सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नाउ अदर टॉपिक है मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज ड्यूरिंग पैंडमिक। बेसिकली बात की गई है कि अभी जो कोविड-19 का जो सिचुएशन है उस टाइम पे उसके बाद चीज़ें कैसे होनी चाहिए, जो मेडिकल हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वहाँ पे कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फर्स्ट तो कोविड-19 का पेंडेमिक ने रिजल्ट किया एक टेक्टोनिक शिफ्ट की तरफ, जहाँ पे जो मेडिकल एजुकेशन है, जो हेल्थ सर्विसेज हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दी गई है अभी। बट अभी स्टिल इंडिया लैक्स अ लॉट। अभी भी हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करें तो वी आर लैकिंग अ लॉट। अभी भी बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, राइट? तो पोस्ट कोविड-19 एरा देयर इज़ ऑन गोइंग टू बी एटलीस्ट 10% ऑफ द हाइक इन द कॉस्ट दैट इज़ इनकर्ड। अगर बात की गई है जो कंसल्टेशन फ़ी है डॉक्टर की, उसमें 10% तक का इजाफा होगा। जो हॉस्पिटल के और सारे फीस हैं दैट विल बी इंक्रीज बाय 10%। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बेसिकली मेजर्स ले सकती है ताकि ये जो आउट ऑफ द पॉकेट जो खर्च है वो लोगों का बच सके। नाउ इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द कंट्री दैट वुड टैकल द कोविड-19 पैंडेमिक विदाउट रेलिवेंट मास मोबिलिटी और मोर्टालिटी, फाइन। उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है दैट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर मेडिकल टूरिज्म। ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि जो मेडिकल टूरिज्म है उसको बढ़ाया दिया जा सके। फर्स्ट इज़ कि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म पहले भी काफ़ी फोकस में थी और अब इसको इनकरेज करने की ज़रूरत है ताकि जो फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया आ सके अपने एजुकेशन लेने के लिए, राइट? एंड इस्टेब्लिशिंग अ रोबोस्ट हेल्थ केयर इकोसिस्टम जो कि इनकरेज करेगा people to learn the languages of the country from where we are expecting to a medical tourism to grow, and there will be a wise choice to make, fine। और एक डिटेल इंटर मिनिस्ट्रियल स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स बनाई गई है, यहाँ पे बनाई जाने की ज़रूरत है, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, सो दैट कि जो मेडिकल टूरिज्म उसको कैसे आगे बढ़ाया दिया जाए, जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं उसके लेवल को, उसके ट्रेनिंग को और कैसे इम्प्रूव किया जाए, और जो पूरी तरह से इंडिया को जो एक मेडिकल टूरिज्म का जो हब बनाना है उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या प्रोसीजर्स होनी चाहिए, राइट? इफेक्ट्स ऑफ आईटी इंडस्ट्री की अगर बात करें, जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आने वाले समय में बढ़ी है और वहाँ जो मनी है दैट इज़ क्विकली एसोसिएटेड। बेसिकली क्विकली एसोसिएटेड का मतलब है कि वहाँ पे अर्निंग और प्रॉफिट बहुत जल्दी दिखता है, राइट, कंपेयर टू मेडिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे इट इज़ कंसिडर टू बी लेस एट्रैक्टिव फॉर द यूथ जनरेशन। जो हमारे यंगर जनरेशन है उनको लगता है कि मेडिकल जस्ट कंप्लीटिंग द MBBS इज टेक 5 ईयर, उसके बाद अगर आप MS करते हैं तो 2 साल और लगती है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यू हैव टू इन्वेस्ट समवेयर क्लोज टू 7 ईयर टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ देन क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर। बट अगर आप बात करें वहीं पे सेम टाइम अगर कोई सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट के, तो यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट इन 4 ईयर। अब 4 साल के बाद से यू कैन स्टार्ट योर जॉब, फाइन। तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोर अट्रैक्टिव साइड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। बट पेंडेमिक की बात, जैसे जो पब्लिक हेल्थ केयर जो सिस्टम है वहाँ पे जिस तरह से पूरे हेल्थ केयर को लेकर के जो इकोनॉमिक रिसेशन आई है, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है, तो यहाँ पे जो हमारे यूथ हैं उसको मेडिकल एजुकेशन की तरफ और अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। उस सिस्टम को इस तरह से रोड मैप किया जाए
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ वुड कम टू द मेडिकल एजुकेशन, राइट। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बेसिकली कोविड-19 पेंडेमिक, यहाँ पे बात की गई है जो लोकल गवर्नेंस है उसको लेकर के, ये आपको आज के हिंदू में मिल जाएगी एडिटोरियल पे। सो जो नोवल कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक है, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया, कुछ क्रिटिकल इश्यूज़ को। सबसे पहला है उसमें कि जो लोकल गवर्नेंस है उसमें डिसेंट्रलाइज किया जाए पैसों का। सो पहला स्ट्रैटेजी है दैट वुड इंक्लूड लोकल गवर्नेंस बीइंग इक्विप्ड विद फिजिकली एम्पावर्ड। और जो कोर इश्यूज़ हैं, जो कोर इश्यूज़ बताए गए हैं, दैट हैज़ रेज्ड 4 मेजर चैलेंजेस। सबसे पहला इकोनॉमिक, हेल्थ, वेलफेयर एंड लाइवलीहुड, एंड तीसरा रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो जो ओन रेवेन्यूज़ हैं, दैट इज़ क्रिटिकल लेवल ऑफ गवर्नेंस एम्पावरमेंट, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ येट नो क्लैरिटी कि किस तरह से चीज़ें फंक्शन होगी। जो फंक्शनरीज़ हैं, जो फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लोकल गवर्नमेंट की, वो कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल फाइनेंस है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उनके पास जो रिजर्व हैं, जो फाइनेंस ऑटोनॉमी है, वो काफ़ी कम है। एंड फंक्शनिंग मैपिंग ऑल्सो वेरी एसेंशियल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेगी कि सारे स्टेट को किस तरह से आगे बढ़ना है। ना अगर रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करें तो कुछ सजेशंस दिए गए हैं बेसिकली 3 हेड्स के अंदर। इसमें फर्स्ट है लोकल फाइनेंस में एमपी लैड फंड है, वो है। एंड थर्ड इज़ बेसिकली 15th फिनेंस कमीशन की जो रेगुलेशंस हैं, जो रिकमेंडेशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल फाइनेंस को लेकर के। तो लोकल फाइनेंस में अगर स्टेट के पास अगर बात करें, जो पैसे सबसे ज़्यादा आते हैं, दैट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स। एक सब्सटैंशियल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट होता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था लिकर का, जब हमने डिसाइड किया था, तो लिकर इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग समवेयर क्लोज टू 30% ऑफ द स्टेट जीडीपी, राइट। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स आती है। और इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा है कि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं, जो यूएलजीज़ हैं, दे जनरेट अबाउट 44% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम दिस सोर्सेज, फाइन। तो अगर कुछ स्टेट्स की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इनके जो लोकल टैक्स कलेक्शंस हैं पंचायत लेवल पे, वो ऑलमोस्ट नील है। नील मतलब ज़ीरो के आसपास है। और जो प्रॉपर्टी टैक्स है इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर पूरे विश्व की बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स एक बहुत ही अहम स्टेट रेवेन्यू को कलेक्ट करता है। सो ऑल द स्टेट्स शुड टेक स्टेप्स टू इन्हांस द रैशनलाइज प्रॉपर्टी टैक्स इन देयर रीजन। उसके अलावा जो एमपी लैड फंड को अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कैंसिल किया 2 साल के लिए। सो इससे जो गवर्नमेंट की जो सेविंग होगी दैट वुड बी क्लोज टू 4000 करोड़। बेसिकली ये यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो एनुअल बजट में जो चीज़ें बचेगी वो 4000 करोड़ के आसपास बचेगी। And union government has appropriated the entire allocation along with the huge non-lapsable areas. और अगर बात करें 14th फिनेंस कमीशन की, तो यहाँ पे जो पंचायत हैं, they want कि यहाँ पे जो इंक्रीज होनी चाहिए दैट विल क्लोज टू 63 करोड़, राइट। और जो कमीशन ने क्लेम किया है कि जो ग्रांट वर्क है दैट शुड बी 4.3% ऑफ द डिजिबल पूल। जो टोटल पूल कलेक्ट होती हैं उसमें सिर्फ ग्रांट वर्क के लिए जो ऑटोनॉमी देनी चाहिए वो 4.31 के आसपास देने की ज़रूरत है। एंड बिल्डिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजीज कंट्रोल स्ट्रेटजी इन द लोकल लेवल फील्ड वुड नॉट बी मेंशन, क्योंकि जो 5 ट्रांचेज में अभी जो गवर्नमेंट ने बेसिकली आत्मनिर्भर प्लान दिया, उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दी गई है। तो ये ज़रूरी होगा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, या जो Tier 3 के सिटीज़ हैं, उनमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव किए जा सके। And COVID-19 has worsened up to the reality and local government that must be equipped with and empowered. उसके अलावा मैं बता दूं कि हम लोगों ने बेसिकली एप्टी प्लस में वी हैव स्टार्टेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जहां पे आप एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल पे इसके थ्रू बेसिकली अवेल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पोस्ट होती है वो एवरी मॉर्निंग पोस्ट की जाती है क्वेश्चंस, और आप अपने आंसर हमें 6 PM तक सेंड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं कल के जो सवाल थे उसके आंसर की तरफ। सो द फर्स्ट इज़ HNS कोड, जो मैंने आपसे पूछा था क्या है। एक नोमेनक्लेचर है जो कि 6 डिजिट के आसपास है, जो डिसाइड करती है कस्टमर के को लेकर के, राइट। उसके अलावा बेसिकली मैंने आपसे जो पूछा था इसका करेक्ट आंसर है ए। नाउ कमिंग टू टुडेज क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द याक्षगा. It is traditional of the theatre developed by the Karnataka. Most of the stories in Yaska are drawn from the epic like Ramayana, Mahabharata and Bhagavata. तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, A, B, C या फिर D. So whatever you feel is the correct answer, do let us know in the comment down below. The second question is related to the PCA, that is prompt corrective actions. ये इकोनॉमी और करंट अफेयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो उसके जो स्टेटमेंट है, इट मैंडेट द बैंक टू कट द कॉर्पोरेट एंड फोकस ऑन रिड्यूसिंग द concentration of loan to the certain sector, and it restrict the bank from opening any new branches and paying their dividends. And third, RBI is empowered to suppress the bank board under the PCA. तो इसमें से कौन से करेक्ट आंसर है? ओनली वन, बोथ 2 and 3, 1 and 3 और ऑल द अबव. सो आप एलिमिनेट करके भी इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं, राइट? सो दिस वाज द 2 क्वेश्चन फॉर द डे, एंड वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड आवर बेसिकली जो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ हैं. यहाँ पे टोटल 25 टेस्ट हैं, 13 फुल लेंथ टेस्ट एंड 12 करंट अफेयर के टेस्ट हैं. तो इसको भी अवेल कर सकते हैं आप, क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो डिसाइडेड है 4 अक्टूबर के लिए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, राइट? एंड दिस वॉज ऑल वीडियो ऑल अबाउट. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो, एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. अगर कोई भी कंसर्न हो तो मैं ज़रूर बताएं. विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ. विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.